क्लास की रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी डाइपोल को रखते हैं। कैसे रखते हैं? किसी भी जनरल पोजीशन में रखते हैं। लेटेस्ट से हमारा जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में देखा कि अगर डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स 0 एक्ट करता है। ठीक है, नेट फोर्स 0 एक्ट करने का मतलब है डाइपोल के पास कोई ट्रांसलेशन नहीं आएगा। ठीक है, नेट फोर्स 0 का मतलब है कि डाइपोल का सेंटर ऑफ मास फिक्स हो गया। अगर सेंटर ऑफ मास फिक्स हो गया है तो डाइपोल के पास एक और मोशन की पॉसिबिलिटी है, रोटेशनल मोशन। तो क्या इस डाइपोल के ऊपर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टॉर्क एक्ट करेगा? तो वो कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद पता चलता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स तो एग्जर्ट नहीं करेगी लेकिन नेट टॉर्क एग्जर्ट करेगी। ठीक है, अगर ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी एंगल पर रखा गया है तो क्वेश्चन उठता है कि टॉर्क कितना होगा और टॉर्क किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा और टॉर्क का सेंस क्या होगा। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने कैलकुलेट किया था, मतलब डिराइव किया था कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद एक टॉर्क एक्ट करता है और उस टॉर्क की वैल्यू होती है P क्रॉस E के इक्वल। P क्रॉस E का जो मैग्नीट्यूड होगा वो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा डाइपोल के ऊपर, और P क्रॉस E की जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में डाइपोल के ऊपर टॉर्क का सेंस एक्ट करेगा। लेकिन ये तो एक मैथमेटिकल तरीका है टॉर्क को एक्सप्रेस करने का। मैंने बोला था कि हम टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे, हम और जल्दी से और आसानी से टॉर्क बताने के लिए मैग्नीट्यूड अलग से लिखेंगे। ठीक है, हम बोलेंगे टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो है P E साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, where theta is the angle between dipole moment and electric field vector। ठीक है, तो जब भी टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिखना होगा सीधा PE साइन थीटा। तो तुम देख सकते हो कहाँ कहाँ पर, तुम देख सकते हो ये जो डाइपोल है ना वो जितना ज्यादा परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के उतना ही ज्यादा टॉर्क एक्ट करेगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्लोज होगा उतना कम टॉर्क एक्ट करेगा। ठीक है, और टॉर्क का सेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? डायरेक्शन के लिए मैंने बोला कि टॉर्क का डायरेक्शन, डाइपोल के ऊपर टॉर्क का डायरेक्शन ऐसे ही एक्ट करेगा जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूं है, डाइपोल मोमेंट यूं है। तो इस टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के ऊपर क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क एक्सर्ट कर रही होगी। ठीक है, तो डायरेक्शन कैसे देखेंगे? ठीक है, इन अ direction to align the dipole moment along the electric field। ठीक है, तो ये वर्किंग स्ट्रैटेजी है। हर बार टॉर्क कैलकुलेट करेंगे ये वर्किंग स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। टॉर्क का मैग्नीट्यूड P sin थीटा, टॉर्क का सेंस उसी तरह से होगा जिससे कि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो पाए। ठीक है, अब तुम्हें कैसे भी डाइपोल रख दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी जाए, तुम बता सकते हो कि टॉर्क का सेंस क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चाहती है कि वो डाइपोल को रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर ले। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? थोड़ा भी डाउट नहीं है? नो सर।
ओके, ठीक है। अगर कोई डाउट नहीं है तो अब मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो, क्योंकि यहीं से हम आगे की थ्योरी स्टार्ट करेंगे। सेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी गई है और डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया। लेटेस्ट से किसी रीजन में जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ की गई है, बिल्कुल उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली एग्जिस्ट करी। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्रोड्यूस कैसे की होगी, तो कैसे भी कर सकते हैं। एक तरीका है कि इस तरह का हमने इनफाइनाइट शीट ले लिया होगा, है ना, पैरेलल शीट्स ले लिया होगा, या फिर स्फेरिकल कैविटी फॉर्म किया होगा इनसाइड सॉलिड स्फीयर। किसी भी तरह से हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लिया है। अब तुम्हें कहा गया है कि तुम ऐसा करते हो कि अपने पास से एक इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालते हो और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हो। ठीक है, डाइपोल निकालते हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हो। कैसे प्लेस करते हो, किस डायरेक्शन में, किस ओरिएंटेशन में, तो वो बता दिया गया है। लेटेस्ट से कोई भी एंगल ले लेते हैं, या चलो सबसे अच्छा है, लेटेस्ट से हम अपने डाइपोल को ना बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखते हैं। मतलब तुम हाथ से ऐसे होल्ड करके डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखते हो। ठीक है, अभी भी तुम होल्ड करके रखे हो। ठीक है, अभी भी तुम इसको, ठीक है, इस तरह से होल्ड करके रखे हो। ठीक है, अब उसके बाद रिलीज कर देते हो, रिलीज कर देते हो। तो मेरा क्वेश्चन है कि रिलीज करने के बाद क्या होगा? क्या ये डाइपोल अपनी पोजीशन से दूसरी जगह डिस्प्लेस करेगा? नहीं, ट्रांसलेट नहीं करेगा। लेकिन रिलीज करने के बाद फिर क्या होगा? जैसे ही हम रिलीज करेंगे, तो जब तक तुमने होल्ड किया हुआ था ना, तब तक तो इस डाइपोल के ऊपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क था, और तुम ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई कर रहे होगे, तभी तुम इस डाइपोल को होल्ड करके इक्विलिब्रियम में रख पाओ। जैसे तुम अपना हाथ हटाओगे, तो इस डाइपोल के ऊपर सिर्फ एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क एक्ट करेगा। ठीक है, अब इस टॉर्क की वजह से किसी भी बॉडी के ऊपर टॉर्क एक्ट करता है, तो टॉर्क के करस्पॉन्डिंग डाइपोल के ऊपर डाइपोल के ऊपर डाइपोल के पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। ठीक, किसी भी बॉडी के ऊपर टॉर्क एक्ट करता है, तो टॉर्क की वजह से बॉडी के पास एक्सेलरेशन भी आता है। तो इस डाइपोल की ना धीरे धीरे एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट करेगी। ठीक है, टॉर्क होगा, टॉर्क की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन होगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो धीरे जैसे जैसे आगे जाएगा ना, जैसे जैसे ये आगे जाएगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद ये डाइपोल कुछ यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आने के बाद इसके पास कुछ एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ इनिशियल पोजीशन पर जैसे ही हमने डाइपोल को रख करके रिलीज किया, इस डाइपोल के ऊपर टॉर्क एक्ट किया, टॉर्क की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से डाइपोल की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हुई। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये आगे चल, जैसे ही थोड़ा भी आगे आएगा ये डाइपोल, तो अब इसके ऊपर टॉर्क कम हो गया है। ठीक है, अब इस डाइपोल के ऊपर टॉर्क डिक्रीज, क्योंकि थीटा डिक्रीज हो गया है। टॉर्क का मतलब है पी साइन थीटा, थीटा डिक्रीज हो गया है, टॉर्क डिक्रीज हो गया है, लेकिन टॉर्क अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, अभी भी इस डाइपोल के ऊपर टॉर्क एक्ट कर रहा है। तो जब तक टॉर्क होगा तब तक अल्फा होगा, और जब तक अल्फा होगा इस डाइपोल की एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करते रहेगी। तो इसके बाद और आगे ये डाइपोल जाएगा, और आगे जाने के बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी और ज्यादा होगी। गलत कह रहा हूँ? लेकिन जैसे ही आगे जाएगा तो थीटा और कम हो जाएगा, टॉर्क और कम एक्ट करेगा, लेकिन अभी भी टॉर्क एक्ट कर रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज ही करेगी। जब तक टॉर्क रहेगा तब तक एंगुलर स्पीड बढ़ते रहेगी। कुछ टाइम के बाद ये जो डाइपोल है वो बिल्कुल अलाइन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में।
तो इस टाइम में क्या लगता है तुम्हें, जैसे ही डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होगा, तुम्हें क्या लगता है कि ये डाइपोल क्या यहाँ पर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, रुक जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा क्या? नहीं, इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी आ गई होगी, और ये मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी होगी, क्योंकि इससे पहले हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डाइपोल के पास टॉर्क है, एंगुलर एक्सेलेरेशन है। इसका मतलब इससे पहले हमेशा डाइपोल की एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज ही हो रही थी। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी इक्विलिब्रियम में आकर के थीटा इक्वल 0 डिग्री पर आकर मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो अब जैसे ही 0 डिग्री पर ये डाइपोल आएगा, अब टॉर्क तो गायब हो गया, अब टॉर्क नहीं एक्ट कर रहा है, लेकिन इसके पास एंगुलर वेलोसिटी है ना, एंगुलर वेलोसिटी है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी की वजह से अभी ये डाइपोल रुकेगा नहीं, ये डाइपोल और आगे जाने की कोशिश करेगा, तो ये थोड़ा और आगे जाएगा। लेकिन अब जैसे ही थीटा, जैसे ये डाइपोल जैसे ही डाइपोल फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड से नीचे जाने लगेगा, इस बार अब डाइपोल के ऊपर टॉर्क क्लॉक वाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज एक्ट करना स्टार्ट करेगा। अब टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, अब एंगुलर एक्सेलेरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिसका मतलब है कि अब एंगुलर वेलोसिटी धीरे धीरे, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर की तरफ टॉर्क अप्लाई कर रहा है, इसके पास वेलोसिटी क्लॉकवाइज में है, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज में है, तो धीरे धीरे ये डाइपोल स्लो होने लगेगा, और बिल्कुल -90 डिग्री पर आकर के मोमेंटरीली रुकेगा, और फिर वापस 0 डिग्री पर जाएगा, और ये साइकिल कंप्लीट, और ये साइकिल कंटिन्यू होता रहेगा। ऐसा ही होगा ना? ये तो सिंपल लॉजिक से कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी एनालॉजी लेने जाते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग में हमारा जो डाइपोल है वो कुछ 90 डिग्री पर था। ठीक है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ी, एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, यहाँ थोड़ी एंगुलर वेलोसिटी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी है। अब इसके बाद लेकिन यहाँ पर रुकता नहीं, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी तो है, अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाती है, और फिर बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आकर के एंगुलर वेलोसिटी 0। ठीक है, अब ये वापस आना स्टार्ट करता है, ठीक, फिर इधर वापस आना स्टार्ट करता है। ठीक है, और फिर ये ऑसिलेशन कंटिन्यू होता है। तो ये जो डाइपोल है ना, +90 -90 के बीच में इनफाइनाइट टाइम के लिए ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहती तो यही है कि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, लेकिन ये अलाइन होगा नहीं, क्योंकि जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आता है, तब तक डाइपोल के पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है, ठीक, जिसकी वजह से ये और आगे जाता है, और ये साइकिल हमेशा कंटिन्यू होता है। ठीक है, तो अब इसकी एनालॉजी मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि तुम लोग फिर से मेरा सबसे पॉपुलर और सबसे फेमस एग्जाम्पल, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है। ठीक है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, और ये जो डाइपोल है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग के ऊपर नेट फोर्स 0 एक्ट कर रहा है, यहाँ पे डाइपोल के ऊपर नेट टॉर्क 0 एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस ब्लॉक को ना स्ट्रेच करके कहीं आगे ले जाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से हम किसी डायरेक्शन में टॉर्क, बिना टॉर्क के तुम इस डाइपोल को नहीं रोटेट कर सकते, क्योंकि जैसे ही थोड़ा भी रोटेट करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क आएगा, तो उसके अगेंस्ट तुम्हें एक टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉर्क के अगेंस्ट तुम्हें एक एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, तभी तुम रोटेट कर पाओगे। ठीक वैसे ही जैसे तुम ब्लॉक को ना स्प्रिंग के अगेंस्ट पुश कर रहे थे, तो रोटेट करते करते तुम किसी एंगल पर ले आते हो डाइपोल को, ठीक, किसी पोजीशन पर ले आते हो, रिलीज करते हैं। तो रिलीज करने के बाद जैसे ही पहले ब्लॉक को रिलीज करने के बाद, ब्लॉक को जैसे ही हम रिलीज करते हैं, तो रिलीज करने के बाद जैसे ही ये ब्लॉक दोबारा इक्विलिब्रियम में आता है,
तो इक्विलिब्रियम में आने के बाद ये ब्लॉक यहाँ पर रेस्ट पे नहीं आता, इसके पास वेलोसिटी आती है। उस वेलोसिटी को एक्सप्लेन करने का 2 तरीका है। वेलोसिटी को एक्सप्लेन करने का मेथड नंबर 1, हम बोलते हैं कि ब्लॉक के ऊपर हमेशा फोर्स एक्ट किया और उस फोर्स की वजह से जब मेन पोजीशन पर ये ब्लॉक पहुंचा तो इसके पास कुछ फोर्स की वजह से एक्सेशन था, एक्सेशन की वजह से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी। तो जब जब इक्विलिब्रियम पर ब्लॉक पहुंचा तो उसके पास एक वेलोसिटी आ गई। लाइकवाइज दूसरा तरीका ये है वर्क एनर्जी थ्योरम के टर्म्स में। हम बोलते हैं कि जब हम ब्लॉक को स्ट्रेच करके रखे थे, उस टाइम में ब्लॉक के ऊपर एक स्प्रिंग फोर्स एक्ट कर रहा था, एक कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा था। ब्लॉक ब्लॉक कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में था। इसका मतलब ब्लॉक के पास पहले पोटेंशियल फॉर्म में एनर्जी थी, रिलीज किया, पोटेंशियल एनर्जी कम होती गई, मेन पोजीशन पर आकर के पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। तो जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है वो जाएगी क्या? वही काइनेटिक फॉर्म में दिख रही। ठीक है, इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि ब्लॉक के पास जो इक्विलिब्रियम में आने के बाद ब्लॉक के पास जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो कहाँ से आई है। इसका मतलब जहाँ से हमने रिलीज किया होगा वहां पे ब्लॉक के पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल फॉर्म में एनर्जी होगी, वही एनर्जी काइनेटिक फॉर्म में ब्लॉक के पास आई है। बिल्कुल सिमिलर एनालॉजी लेकर के हम डाइपोल के बारे में भी बोल सकते हैं। डाइपोल यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉर्क के इन्फ्लुएंस में है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉर्क है वो कंजर्वेटिव टॉर्क है। ठीक है, जैसे कंजर्वेटिव फोर्स होता है वैसे कंजर्वेटिव टॉर्क होता है। जैसे हम कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं वैसे कंजर्वेटिव टॉर्क के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क और इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, अभी कुछ हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर की फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होगा, टॉर्क होगा, वो भी कंजर्वेटिव नेचर का है। तो जैसे ही हम किसी एंगल पर डाइपोल को लाकर के रखते हैं तो इसके पास एक मिनट, तुम क्या पूछ रहे हो? एक सेकेंड। आज का नहीं, अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। अभी तक मैंने सिर्फ, अगर लेट से ज्वाइन किया है तुमने, अभी तक सिर्फ मैंने कल जो पढ़ाया था ना उसको रिवाइज करा है। ठीक है, डाइपोल के ऊपर टॉर्क कितना एक्ट करेगा, और उसके बाद एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट किया। मैंने बोला कि अगर हम डाइपोल को ला करके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और रिलीज करते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क एक्ट करेगा, टॉर्क की वजह से एंगुलर एक्सेशन होगा, और जैसे जैसे ये डाइपोल इक्विलिब्रियम में आएगा इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी आएगी, जिसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम में आने के बाद ये डाइपोल रुकेगा नहीं और आगे जाएगा, ये डाइपोल ऑसिलेट करेगा। तो इस डाइपोल की एनालॉजी लेकर के समझा रहा था कि अगर तुम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को लेते हो और ब्लॉक को हम किसी, ठीक है, किसी एक्सटेंशन तक स्ट्रेच करके रिलीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम में आने के बाद ब्लॉक के पास वेलोसिटी होती है। इस वेलोसिटी को हम 2 तरीके से मैकेनिक्स में एक्सप्लेन करते हैं, एक तो फोर्स के थ्रू और दूसरा हम एनर्जी के टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम बोलते हैं कि जब हमने रिलीज किया था ना तब ब्लॉक के पास पोटेंशियल फॉर्म में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट कर रही थी। वही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ इक्विलिब्रियम में ब्लॉक के पास काइनेटिक फॉर्म में दिख रही है। ठीक है, उसी तरह से जब हम डाइपोल को किसी एंगल पर ले जा करके रखते हैं और रिलीज करते हैं तो मीन पोजीशन पर आकर के ये डाइपोल रुकता नहीं है, इसके पास वेलोसिटी होती है यानी काइनेटिक एनर्जी होती है। ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई? ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई? हम बोल सकते हैं कि डाइपोल को जब हम रिलीज कर रहे थे उस टाइम में ये डाइपोल क्योंकि कंजर्वेटिव टॉर्क के इन्फ्लुएंस में था, बिल्कुल उसी तरह से जैसे स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के पास स्ट्रेच स्ट्रिंग की वजह से ब्लॉक के पास पोटेंशियल फॉर्म में एनर्जी थी, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड
में किसी एंगल पर होने की वजह से डाइपोल के पास पोटेंशियल फॉर्म में एनर्जी थी। ये दोनों बिल्कुल एनालॉगस हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम से जितना दूर करते जाओगे उतना ज्यादा टॉर्क एक्ट करेगा, उसी तरह से जैसे जितना ज्यादा एक्सटेंशन हो उतना फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर हम किसी एंगल पर डाइपोल को रखते हैं तो ये डाइपोल क्योंकि कंजर्वेटिव टॉर्क के इन्फ्लुएंस में है, तो इस डाइपोल के पास एक पोटेंशियल फॉर्म में एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल फॉर्म में एनर्जी होगी, और जब ये वापस इक्विलिब्रियम पे आता है तो ये जो एनर्जी है ना, यही काइनेटिक फॉर्म में चेंज हो रही है। ठीक है, ये थोड़ा रिलेट करने के लिए एग्जाम्पल बताए। हमारा पर्पस तो ये है, ऑब्वियसली कोई भी बॉडी अगर कंजर्वेटिव फोर्स के, अब मैं इसके साथ ऐड कर रहा हूँ, या कंजर्वेटिव टॉर्क के इन्फ्लुएंस में होगी, तो उस बॉडी के साथ हमेशा हम पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट कर सकते हैं। क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं ताकि हम अब ऑब्वियसली तुम्हें हर बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्वेश्चन यही थोड़ी पूछा जाएगा कि चार्जेस के ऊपर फोर्स बता। हो सकता है तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि चार्जेस को रिलीज किया गया, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उस चार्ज के पास कितनी वेलोसिटी आएगी। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी तुम्हें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें वेलोसिटी और डिस्टेंस इन्वॉल्व हो रही हो। सॉल्व करने के लिए तुम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करोगे, तो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने से पहले तुम्हें देखना पड़ेगा कि क्या तुम्हारे चार्ज, जब वर्क एनर्जी थ्योरम किसी बॉडी पे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे अप्लाई करते हैं, तो बॉडी के लिए हमें उस बॉडी के लिए हमें चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, मतलब मैकेनिकल एनर्जी लिखनी आनी चाहिए। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो लिख पाओगे, पोटेंशियल एनर्जी भी लिखनी आनी चाहिए। किसी भी सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं? हम देखते हैं कि वो सिस्टम किन किस किस टाइप के कंजर्वेटिव फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में है, और एक एक करके सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस की करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की लिखते हैं। वैसे ही अब तुम्हारे पास चार्ज सिस्टम है, तो बाकी टाइप के जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं जो मैकेनिक्स में तुमने डिस्कस किए, मान लो चार्ज को स्प्रिंग से लगा दिया, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी अभी भी लिख पाओगे। चार्ज पार्टिकल मान लो किसी हाइट पर है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अभी भी लिख पाओगे। लेकिन अब यहाँ पे चार्जेस के पास एक और नए टाइप का फोर्स है, वह है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हमें पता लगाना पड़ेगा ना कि इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, और अगर कंजर्वेटिव है तो इलेक्ट्रिक फोर्स के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चार्ज सिस्टम के पास कितनी होगी, ये हमें लिखनी आनी चाहिए, तभी हम किसी भी चार्ज सिस्टम के ऊपर वर्क एनर्जी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम ग्राउंड लेआउट कर रहे हैं आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, लेकिन अभी हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते। अभी तो मेरा कंसेप्ट सिर्फ ये डाइपोल है। ठीक है, डाइपोल, अभी हम सिर्फ डाइपोल पर फोकस करते हैं, और क्योंकि ये डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से डाइपोल के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये सारा एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूँ और जितनी भी थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ, उसका पर्पस अभी तक यही था कि तुम्हें इतना समझ में आ जाए, तुम एक्सेप्ट करो कि अगर हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस डाइपोल के पास पोटेंशियल फॉर्म में एनर्जी हो सकती है। ठीक वैसे ही जैसे कि किसी मास को ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी हाइट पर रखते हैं, तो क्योंकि जब तुम रिलीज करते हो तो वो एनर्जी ब्लॉक के पास, ब्लॉक को किसी हाइट से रिलीज करते हो तो वो एनर्जी ब्लॉक के पास काइनेटिक फॉर्म में आती है। ठीक उसी तरह से अगर किसी एंगल पर हम डाइपोल को रख रहे हैं तो इसके पास पोटेंशियल फॉर्म में एनर्जी है। क्यों है? क्योंकि जब हम इसको रिलीज करेंगे तो ये वापस आने पर इसके पास कुछ काइनेटिक फॉर्म में एनर्जी आ जाएगी। अब क्वेश्चन है कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का पर्पस यही है, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना। ठीक, उसके एग्जांपल्स हम लेंगे, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम हम तभी अप्लाई करेंगे ना जब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमें पता हो, पोटेंशियल एनर्जी लिखनी आती हो। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं डाइपोल के पास किसी जनरल आर्बिट्ररी एंगल पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या तरीका होता है? 5 मिनट की थ्योरी है, तुम लोग बोलो अभी कवर कर देंगे या फिर ब्रेक के बाद कवर करूं? हाँ, वेरी गुड।
चलो ठीक है, ब्रेक की बात करते हैं, तुम ज़्यादा लोग ब्रेक की बात। तो ब्रेक है तुम्हारा 8:45 तक, ठीक है? तुम लोग ब्रेक के बाद आओ जल्दी।
सर ये ठीक है, दोनों तो अपलोड कर देना। हाँ ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी हम लोग अभी क्लास 12th में तो एक बार भी अभी तक डिस्कस नहीं किया है, तो मैं बहुत ब्रीफली किसी भी जनरल किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का कि क्या स्ट्रैटेजी रहती है, वो ब्रीफली तुम्हें याद दिलाता हूँ। सबसे पहला स्टेप होता है रेफरेंस डिसाइड करना। ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी मान लो हमें कैलकुलेट करनी है, तो क्या तरीका होता था, सबसे पहले रेफरेंस डिसाइड करते हैं। स्प्रिंग स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के लिए नेचुरल लेंथ को हमने रेफरेंस मान लिया, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है कि पार्टिकल को रेफरेंस से उस पोजीशन तक डिस्प्लेस करो जहां पर पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो हम इस ब्लॉक को स्ट्रेच करते हैं और किसी भी जनरल पोजीशन पर हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी थी, तो किसी भी जनरल एक्सटेंशन एक्स तक ब्लॉक को, ठीक है, लेकर के जाते हैं, ठीक है, और कैलकुलेट करते हैं कि रेफरेंस से, ठीक है, रेफरेंस से कैरी करके इस आर्बिट्ररी पोजीशन पर लाने में कितना कंजर्वेटिव फोर्स ने कितना वर्क डन किया, ठीक है। ये आर्बिट्ररी पोजीशन है, यही कहते हैं ना। तो हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जैसे जैसे पार्टिकल आगे जाएगा फोर्स वेरिएबल एक्ट करेगा, तो वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन कैलकुलेट करने वाला मेथड यूज करते हैं, और हम पता लगाते हैं, मतलब कैलकुलेट करने के बाद रिजल्ट आता है कि स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो वर्क डन आया रेफरेंस से आर्बिट्ररी पोजीशन पहुंचाने में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो वर्क डन आया वो कितना आया, तो कैलकुलेट करते हैं। ऑब्वियसली नेगेटिव होगा क्योंकि फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड है, फोर्स बैकवर्ड है, तो वर्क डन की वैल्यू आ रही माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कैलकुलेट करते हैं वर्क डन हम, वर्क डन की डेफिनेशन यूज करके, और वर्क डन की वैल्यू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाती है। इसके बाद तीसरा स्टेप होता है कि अब इन्हीं दोनों पोजीशंस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी चेंज वाली जो, ठीक है, रिलेशनशिप है उसको यूज करो। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या लिखेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज यू एक्स, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विच इज यू रेफरेंस, इक्वल्स नेगेटिव ऑफ माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो तुम्हें इससे, क्योंकि रेफरेंस पर पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो ही होनी है, क्योंकि रेफरेंस को हमने माना ही है जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट, तो आर्बिट्ररी पोजीशन पर तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पता चल जाती है, ठीक। इस एक्स पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो किसी भी जनरल एक्सटेंशन एक्स पर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हम बोल देते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, यही तरीका होता है। इसी तरह से तुम किसी भी जनरल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, ये स्टैंडर्ड मेथड है। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ये डाइपोल है, किसी जनरल थीटा एंगल पर रखा गया, थीटा कुछ भी हो सकता है, किसी जनरल थीटा एंगल पर हम डाइपोल के पास कैलकुलेट करना चाहते हैं कि यहाँ पे डाइपोल के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्टेप नंबर वन है कि तुम पहले डाइपोल के लिए रेफरेंस डिसाइड करो। रेफरेंस का मतलब है वो पोजीशन जहां पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि डाइपोल के पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, कौन सी पोजीशन होनी चाहिए। जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में तो तुमने बोला था कि ये जो नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन है इसी को रेफरेंस मान लेते हैं, ठीक है। क्यों मान लेते हैं, क्योंकि स्पेशल पॉइंट है यहाँ पे, जीरो फोर्स एक्ट कर रहा है, लेकिन ये कोई, मतलब रेफरेंस डिसाइड करने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, रेफरेंस तुम्हारी मर्जी है, कहीं पर भी मान सकते हो, ऐसा नहीं है कि जीरो फोर्स है जहां पर वहीं पर हम रेफरेंस मान सकते हैं, रेफरेंस कहीं पर भी मान सकते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंग के लिए तो हमने रेफरेंस नेचुरल लेंथ को माना था, उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि तुम बताओ कि डाइपोल के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने में सबसे पहला स्टेप है रेफरेंस डिसाइड करना। तो तुम लोग बताओ कि इस डाइपोल के लिए रेफरेंस कहाँ पर अज्यूम किया जाए, किस पोजीशन को रेफरेंस माने, बताओ।
ओके के रेफरेंस पोजीशन कहाँ पर लेना चाहिए? ठीक है, हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो हाँ, तो मेरा भी यही मतलब डिसीजन होता, या मैं भी पहली बार में यही सोचता कि लेट अस से थीटा इक्वल्स 0 डिग्री, इसको हम रेफरेंस मान लेते हैं, ठीक है, ये रेफरेंस है, और यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं, इस पोजीशन पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस डाइपोल के पास 0 पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब इसके अलावा किसी एंगल पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, लेकिन हर बार तुम लोग जैसा चाहोगे वैसा ही थोड़ी होगा, इस बार मेरी मर्जी है, मैं इस बार रेफरेंस डिसाइड कर रहा हूँ थीटा इक्वल्स 90 डिग्री, ठीक है, ये थीटा इक्वल्स 90 डिग्री है, सॉरी 90 डिग्री, और इसको हम अज्यूम कर रहे हैं ये हमारे डाइपोल के लिए रेफरेंस पोजीशन है, जहां पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस डाइपोल के पास पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल 0 है, ठीक, अगर डाइपोल को तुम 90 डिग्री पर रखते हो तो हम यहाँ पे ऐसा मान रहे हैं कि डाइपोल के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ठीक है, 0 पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, मेरी मर्जी है, रेफरेंस तो कहीं पर भी डिसाइड कर सकते हैं ना, तो रेफरेंस मैंने 90 डिग्री को मान लिया, 0 डिग्री को भी मान सकते हो, उसके हिसाब से भी तुम हर जगह पर पोटेंशियल निकाल सकते हो, लेकिन हम देखते हैं इस बार हम 90 डिग्री को रेफरेंस मान रहे हैं, 90 डिग्री को रेफरेंस मानने में किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, पहले बता दो, कहीं पर भी मान सकते हैं ना, तो हमने 90 डिग्री को अपना रेफरेंस अज्यूम कर लिया, ठीक है, अब इसके बाद बताओ दूसरा दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि डाइपोल को कैरी करके उस आर्बिट्ररी पोजीशन तक पहुंचाओ जहां पर हमें डाइपोल के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो हमें किसी भी जनरल थीटा एंगल पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करते हैं, डाइपोल को ऐसे रोटेट करते हैं और रोटेट करते करते डाइपोल को पहुंचा देते हैं, कहाँ पर, डाइपोल को पहुंचा देते हैं लेटेस्ट से किसी आर्बिट्ररी एंगल थीटा पर, ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग में जो डाइपोल की पोजीशन बनाई है ये हमारे लिए इनिशियल पोजीशन है, और बाद में ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है, ठीक है, पहले डाइपोल यहाँ पर था, अब डाइपोल यहाँ पर आ गया, स्टार्टिंग में डाइपोल 90 डिग्री पर था, और अब डाइपोल को 90 से डिस्प्लेस करते करते थीटा पर ले आए हैं, और 90 डिग्री से थीटा पहुंचाने में हमें कैलकुलेट करना है क्या, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है कि इस डाइपोल के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना वर्क किया, इनफैक्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक टॉर्क है, तो हम कैलकुलेट करेंगे कि डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क एक्ट कर रहा है उस टॉर्क का वर्क डन कितना होगा, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे बॉडी प्योर रोटेशन में है ना, तो सारी चीजें हमें रोटेशन वाली यूज करनी पड़ेगी, वर्क डन कैलकुलेशन भी रोटेशन वाला यूज करना पड़ेगा, और मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ, अगर हम बॉडी को रोटेट करते हैं और रोटेट करने में वर्क डन कितना होता है, वो होता है टाउ डी थीटा इंटीग्रल, ठीक है, ये पता है, याद है सबको, ठीक है, तो अगर अगर टॉर्क कांस्टेंट होता है तब तो सीधा टाउ डेल्टा थीटा ये आंसर हो जाता है, अगर कांस्टेंट नहीं होता है तो इस तरह से हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, रोटेशन के केस में, तो यहाँ पर हम अपने हाथों से इस डाइपोल को होल्ड करके रोटेट करते करते थीटा एंगल पर पहुंचा देते हैं, ठीक है, और पहुंचाने के बाद हम देखना चाहते हैं, या इसको मैं थोड़ा और बड़ा बनाना चाहता हूँ ताकि बहुत मतलब अच्छे से हर पॉइंट क्लियर हो, तो हमारा डाइपोल स्टार्टिंग में कुछ यहाँ पर है और बाद में हमारा डाइपोल कुछ यहाँ पर आ गया है, ठीक है, और
और ये फाइनल पोजीशन, ये थीटा है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है। ये इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है। इनिशियल पोजीशन रेफरेंस है और फाइनल पोजीशन आर्बिट्ररी पोजीशन थीटा है ना। थीटा इक्वल्स टू थीटा और थीटा इक्वल्स 90, और इसी आर्बिट्ररी पोजीशन पर हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। 90 डिग्री पर तो हमने अज्यूम कर लिया थीटा। तो दूसरा स्टेप कहता है कि डाइपोल को रोटेट करके ना थीटा एंगल तक पहुंचाओ और देखो कि डाइपोल के ऊपर इलेक्ट्रिक टॉर्क ने कितना वर्क किया। जब तुम डाइपोल को रोटेट कर रहे हो तो इस डाइपोल के ऊपर एक टॉर्क एक्ट कर रहा है, किधर की तरफ? डाइपोल के ऊपर एक टॉर्क एक्ट कर रहा है, किधर की तरफ? इलेक्ट्रिक फोर्स का टॉर्क एक्ट कर रहा है, किधर की तरफ एक्ट कर रहा है? अरे बोलो ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। किसी भी मोमेंट पे तुम चेक कर सकते हो कि डाइपोल को जब हम रोटेट कर रहे हैं तो डाइपोल के ऊपर इलेक्ट्रिक टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और डाइपोल का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जिसका मतलब है कि टॉर्क का जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, लेकिन कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये टॉर्क कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो इसकी एनालॉजी बिल्कुल वैसे ही लो, जब पार्टिकल रहता है, पार्टिकल को हम डिस्प्लेस करते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक, हम देखते हैं उसके ऊपर फोर्स कैसा एक्ट कर रहा है। अगर कांस्टेंट फोर्स है तो एफ डॉट एस करते हैं, अगर वेरिएबल फोर्स है तो एफ डी फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रल एफ डी एस इंटीग्रल, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं ना वर्क डन। लाइक वाइज अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो हम देखते हैं अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो टाउ डेल्टा थीटा, और अगर टॉर्क कांस्टेंट नहीं है तो हर छोटे छोटे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए टॉर्क का वर्क डन ऐड करके टोटल वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जैसे जैसे ये डाइपोल आगे चलेगा वैसे वैसे डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क है वो चेंज करता जाए। यहाँ पर टॉर्क वेरिएबल है क्योंकि किसी भी जनरल एंगल पर टॉर्क की वैल्यू पी ई साइन थीटा है, थीटा चेंज होगा तो टॉर्क भी चेंज होगा, ठीक है। टॉर्क वेरिएबल है तो टॉर्क की वजह से जो वर्क डन है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम क्या करते हैं, 90 से थीटा आने के बीच में कोई पोजीशन हम अज्यूम करते हैं, ठीक है। 90 से थीटा के बीच में कोई पोजीशन हम डाइपोल के लिए अज्यूम कर रहे हैं। लेटेस्ट से मान लो बीच में कोई एंगल, लेटेस्ट से अगर थीटा लूंगा तो इसमें तुम लोग कंफ्यूज करोगे, इसलिए मैं इसको ऐसा करता हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और भी उसको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बस एक ही लाइन बना रहा हूँ। तुम बस आइडिया ले लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है। लेटेस्ट से ये फाई एंगल है, ठीक है, और फाई एंगल से हम अपने डाइपोल को डी फाई एंगल तक रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। फाई एंगल से डी फाई एंगल तक रोटेट कर रहे हैं, और फाई से डी फाई एंगल तक पहुंचाने में हमें कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक टॉर्क ने कितना वर्क किया, ठीक है। टॉर्क क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो इस छोटे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे इलेक्ट्रिक टॉर्क का वर्क डन कितना होगा, उसको हम लिखेंगे डी डब्ल्यू इक्वल्स, बताओ, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस टॉर्क डी थीटा, यही तो लिखेंगे, सॉरी डी फाइव। और बताओ टॉर्क कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है? टॉर्क कितना है, टॉर्क कितना एक्ट करता है? तो टॉर्क हमें पता है, किसी भी पोजीशन पर टॉर्क की वैल्यू तो पी साइन थीटा। तो यहाँ पे जो एंगल है दोनों के बीच में वो फाई है, तो इस टाइम में जो टॉर्क है दैट इज पी ई साइन फाई, ठीक है, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी फाई माइनस।
इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क किया है इलेक्ट्रिक टॉर्क ने, वो है माइनस पी साइन फाइव डी फाइव। नेगेटिव होगा क्योंकि टॉर्क इधर है, टॉर्क इसको इधर रोटेट करना चाह रहा है, बॉडी डाइपोल एक्चुअली इधर रोटेट कर रही है, तो टॉर्क का वर्क डन नेगेटिव है। और कितना है, माइनस पी साइन फाइव डी फाइव। कोई प्रॉब्लम नहीं, इस एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कंप्लीट मोशन के लिए टोटल वर्क डन कितना होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस तरह के सारे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स के लिए वर्क डन को ऐड कर देंगे, है ना। और क्या लिखेंगे, माइनस पीई साइन फाइव, पीई साइन फाइव डी फाइव। और फाइव की लिमिट्स क्या होगी बताओ, फाइव की लिमिट्स क्या होगी। फाइव की लिमिट्स क्या होगी, हाँ, नहीं 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 नहीं, रेफरेंस से लेकर के आर्बिट्ररी पोजीशन तक ले जा रहे हैं ना। ये इंटीग्रल डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू भी दूसरे पेज में मैंने कैलकुलेट किया है, दैट इज माइनस पी ई साइन फाइव डी फाइव, वेर फाइव। तुम लोग लगता है सुन नहीं रहे हो क्या, तुम लोग आंसर क्यों नहीं आ रहा है। लिमिट्स क्या लिखेंगे फाइव के लिए, 90 टू थीटा। फाइव के का लिमिट होगा, फाइव है डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल, है ना। जब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कोई एंगल फाइव हुआ था, उसके बाद डी फाइव में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि 90 से थीटा के बीच में इस तरह के सारे डिस्प्लेसमेंट्स का वर्क डन ऐड करो। तो 90 से थीटा का मतलब है फाइव की लिमिट्स हम लेंगे फ्रॉम 90 डिग्री टू थीटा। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, जल्दी बताओ जल्दी। ठीक है, तो इसका वर्क डन का की वैल्यू कितनी आ रही है, इसको सिंप्लीफाई करो। ये इंटीग्रल बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रल है, इसमें पीई तो कांस्टेंट है, माइनस पीई बाहर आ जाएगा। साइन फाइव डी फाइव का इंटीग्रल लेंगे तो वो कॉस फाइव होगा, है ना। साइन फाइव डी फाइव का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस। गुड, तो माइनस साइन का जो है वो कॉस हो जाएगा, है ना। यानी कि इसका इंटीग्रल लेंगे, ये हो गया कॉस फाइव, और इसकी लिमिट्स रख दो 90 से थीटा। तो वर्क डन की वैल्यू है माइनस पी कॉस थीटा माइनस कॉस 90, एंड दिस कम्स आउट टू बी माइनस पी कॉस थीटा। और ये है रेफरेंस से आर्बिट्ररी पोजीशन तक पहुंचाने में कंजर्वेटिव टॉर्क का वर्क डन। वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। अब हम फाइनली रेफरेंस से आर्बिट्ररी पोजीशन के बीच में पोटेंशियल एनर्जी चेंज का एक्सप्रेशन यूज करेंगे। हम बोलेंगे किसी भी, ठीक है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक आने में, नहीं माइनस कहाँ रहेगा, अच्छा माइनस आ गया क्या, अच्छा नहीं नहीं, जो माइनस है ना वो तो इसमें आ गया ना, ये तो तुम लोग बताना चाहिए तुम लोगों को। 90 थीटा, ठीक है, सब कुछ ठीक है ना। टॉर्क की वैल्यू पी साइन थीटा डी फाइव, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ओके। ठीक है, तो वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने। अब इसके बाद, ठीक है, फाइनल स्टेप, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अप्लाई करते हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी which is potential energy of the dipole at arbitrary position theta, ठीक है,
माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट रेफरेंस या 90 डिग्री, इसको चाहे रेफरेंस लिखो 90 डिग्री, और ये होगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू आ गई है पीई कॉस थीटा, पीई कॉस थीटा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ रही है किसी भी जनरल आर्बिट्ररी एंगल पर माइनस पीई कॉस फाई। ठीक है, और ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल का फाइनल एक्सप्रेशन है। अब इसमें पॉइंट नंबर 1, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है, तुम लोग सोच रहे होगे इतनी देर से और बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे होगे कि हमने 90 ही क्यों रेफरेंस लिया है। ठीक है, कोई भी एंगल हम रेफरेंस एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन 90 ही क्यों चूज किया है। देखो, किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी अगर तुम्हें कंजर्वेटिव फोर्स के साथ अगर तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी अटैच करनी है तो उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं, रेफरेंस तो कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हम हमेशा चाहेंगे कि हमारा रेफरेंस ऐसा ही हो जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो सिंपल हो, क्योंकि इस पोटेंशियल एनर्जी को बार बार हमें यूज करना है। तो ऐसा नहीं कि स्प्रिंग फोर्स के लिए तुम अगर कहीं और रेफरेंस अज्यूम करते तो पोटेंशियल एनर्जी गलत आता या उस पोटेंशियल एनर्जी को यूज नहीं कर पाते। अगर तुम इस रेफरेंस के अलावा कहीं और अपना रेफरेंस डिसाइड करते, मान लो कोई भी 10 मीटर को अपना रेफरेंस मान लिया, एक्सटेंशन 0 को रेफरेंस नहीं माना, एक्सटेंशन 10 यूनिट्स को रेफरेंस मान लिया, तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू तुम्हारे रेफरेंस के अकॉर्डिंग अलग आती है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अलग आए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब भी तुम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करोगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम में पोटेंशियल एनर्जी चेंज यूज होता है। पोटेंशियल एनर्जी चेंज कभी भी डिफरेंट नहीं आएगा, चाहे रेफरेंस कहीं पर भी तुम एज्यूम कर लो। ठीक है। लेकिन अगर तुम 10 मीटर पर अपना रेफरेंस मानते हो तो स्प्रिंग के लिए तुम चेक कर सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है ना वो कुछ इस तरह का था, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस 100। ठीक है, तो हम ऐसा एक्सप्रेशन नहीं लेना चाहते हैं जो कि हम चाहते हैं कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आए, और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में स्प्रिंग के लिए तब आता है जब हम अपना रेफरेंस नेचुरल लेंथ पर एज्यूम करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ये डाइपोल के लिए भी ना, रेफरेंस तुम अगर 0 डिग्री लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। 0 डिग्री के लिए भी तुम पोटेंशियल एनर्जी अटैच कर सकते हो और सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन 0 डिग्री को अगर तुम अपना रेफरेंस मानते तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है ना वो इतना सिंपल नहीं आता। इतना सिंपल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन सिर्फ तभी आएगा जब तुम रेफरेंस 90 डिग्री को लोगे, इसीलिए हमने 90 डिग्री को अपना रेफरेंस मान लिया। क्योंकि अल्टीमेटली तो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी चेंज ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, रेफरेंस कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि रेफरेंस के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो सिंपल है ताकि उसको याद रखना, यूज करना आसान हो। तुम देख सकते हो कि जो यहाँ पे 90 हमने रेफरेंस लिया है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में इसी 90 की वजह से cos 90 0 होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन सिंपल आ पाया है। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आया है, अब इसको थोड़ा चेक भी कर लेते हैं कि सही भी आया है या नहीं। ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन कहता है कि किसी भी थीटा एंगल पर पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो माइनस पीई कॉस थीटा के इक्वल होगी। मतलब किसी भी एंगल पर डाइपोल रखा हुआ है, पहले उसके लिए कॉस थीटा कैलकुलेट करो, ठीक है, और फिर उसके बाद उसका माइनस लो, ठीक है, माइनस पी कॉस थीटा कैलकुलेट, ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन। ठीक है, चेक करते हैं। मैं इसको अभी थोड़ी देर में जस्टिफाई करने वाला हूँ, 100% जस्टिफाई करने वाला हूँ, लेकिन जस्टिफाई करने से पहले तुम लोग खुद इंट्यूटिवली बताओ कि एक यहाँ पर
इस जगह पर हम डाइपोल को रखते हैं और मान लो 90 डिग्री पर डाइपोल को रखते हैं और 30 डिग्री पर डाइपोल रखते हैं। इन दोनों को तुम कंपेयर करो इंट्यूटिवली, कोई मैथमेटिक्स कोई फिजिकल लॉ यूज नहीं करना है। इन दोनों को इंट्यूटिवली कंपेयर करो सॉरी, और बताओ इन दोनों पोजीशन में से किस पोजीशन पर तुम्हें लगता है कि डाइपोल के पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी इंट्यूटिवली। पहले पोजीशन में ज्यादा होगी, क्योंकि पहली पोजीशन में जब तुम रिलीज करोगे ना तो 0 डिग्री पर आकर के इसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी, और दूसरी पोजीशन में रिलीज करोगे तो 0 डिग्री पर आने के बाद कम पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा कम है। ठीक है, चेक करते हैं कि क्या यही रिजल्ट जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आया है वो भी दे रहा है कि नहीं। तो तुम चेक कर सकते हो पोटेंशियल एनर्जी के सामने जो माइनस लगा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी के सामने जो माइनस लगा हुआ है, इससे बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी, ये माइनस कहाँ से आ गया, इस इतने सारे एक्सप्रेशन हमने पढ़े उसमें कभी तो माइनस नहीं था। लेकिन चलो चेक करते हैं, माइनस आया तो क्या हुआ, फिर भी ये सबसे सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन है, वरना वरना अगर कहीं और रेफरेंस लेते तो ये इतना सिंपल एक्सप्रेशन नहीं आता। चेक करते हैं 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ रही है, सब्स्टिट्यूट करो। अरे बताओ तो, ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री इसको 60 डिग्री रहने दो, बताओ। अरे कुछ बोलोगे, 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी 0, इसलिए 0 क्योंकि ये तो रेफरेंस अज्यूम ही किया था ना। फिर 60 डिग्री पर कैलकुलेट करते हैं, 60 डिग्री पर कैलकुलेट करते हैं और वो वैल्यू आती है -PE/2। तुम देख सकते हो 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होनी थी, लेकिन 90 डिग्री को तो हमने ऑलरेडी 0 मान लिया पोटेंशियल एनर्जी। तो 60 डिग्री पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 0 से कम का मतलब नेगेटिव ही होनी चाहिए। ठीक, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन जो है ना थोड़ा -P cos थीटा टाइप का दिख रहा है, और ये बिल्कुल 100% करेक्ट एक्सप्रेशन है। ठीक है, चलो अब एक और काम करते हैं, इन दोनों पोजीशंस को तो तुमने कंपेयर कर लिया, चलो किसी ऑब्ट्यूज एंगल इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये है 120 डिग्री और ये 90 डिग्री। अब इन दोनों में कंपेयर करके बताओ 120 में ज्यादा है या 90 में ज्यादा है पोटेंशियल एनर्जी। 120 के पास ज्यादा हो, चेक करते हैं। तो दोनों पोजीशन पे कैलकुलेट करोगे तो 90 पे 0 आएगा और 120 पे कितना आ रहा है, -PE cos 120, और cos 120 की वैल्यू माइनस हाफ होती है तो ये +PE/2। देख सकते हो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी +PE/2, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ रही है -PE/2। ये इंट्यूटिवली भी तुम गेस कर सकते थे। ठीक है, अब इसको मैं जस्टिफाई करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन से। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन कहती है कि, पता नहीं तुम लोग को याद है कि नहीं, मैंने पिछली बार भी बताया था, ये होता है du इक्वल्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स -dw, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इसको लिखते हैं -F.ds। ये बार बार यूज होगा इसलिए इसकी प्रैक्टिस थोड़ा बहुत अगर इससे फैमिलियर पहले से ही होना स्टार्ट हो जाए तो अच्छा है। और ये रिजल्ट कहता है कि जब भी हम कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, जिसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में होने का मतलब जब हम फोर्स की डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो चेंज पोटेंशियल चेंज नेगेटिव होगा, और पोटेंशियल चेंज नेगेटिव होने का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। बिल्कुल लाइव एग्जांपल, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है, हम अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी फोर्स की डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, ठीक है,
तो डेफिनेशन कहती है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करनी चाहिए, और वो कर रहा है ना, क्योंकि जब तुम डाउनवर्ड आते हो हाइट कम होते जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है। ठीक है, तो हर लोअर पॉइंट फोर्स की डायरेक्शन में ट्रैवल कर, हर लोअर पॉइंट के पास पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। और इसका उल्टा, जब भी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब ये है कि जब भी हम फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, ठीक, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, तो फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा। और किसी भी क्वांटिटी में चेंज अगर पॉजिटिव होता है, उसका मतलब होता है कि वो क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब जब भी तो ये फोर्स नीचे है ना, ये फोर्स बना है मैंने, ठीक है, ये फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब तुम फोर्स के ऑपोजिट ट्रैवल करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, मतलब हर हायर पॉइंट जो होगा उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, वो तो एक्सप्रेशन से होती है। तो इस ये बहुत ही सिग्निफिकेंट एक्सप्रेशन है। इस छोटे से एक्सप्रेशन का कॉन्सिक्वेंस ये है कि जब भी हम फोर्स की डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है। फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। तो अब ये सारी चीजें ना हम डाइपोल के कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहते हैं कि डाइपोल के कॉन्टेक्स्ट में भी ये वैलिड है या नहीं। वैलिड तो होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे फोर्स नहीं है, टॉर्क है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और अपने डाइपोल को तुम ऊपर कहीं रखते हो, तो टॉर्क का जो सेंस है ना कुछ यूं है, ठीक है, क्लॉकवाइज डाइपोल यहाँ हो यहाँ हो यहाँ, टॉर्क का सेंस कुछ यूं है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज वाला एक्सप्रेशन कहता है जब भी हम टॉर्क की डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करनी चाहिए। तो तुम देख सकते हो जैसे जैसे एंगल कम होता जा रहा है ना, इस पोजीशन पे जब रखते हो डाइपोल को, तो इसके पास कम एनर्जी है, इसके पास और ज्यादा है, इसके पास और ज्यादा है। और जब तुम टॉर्क के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हो, यहाँ पर आ गए, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, मतलब हर हायर एंगल वाला जो पॉइंट है ना, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। हर हायर एंगल वाला जो पॉइंट है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक वैसे ही हाइट की तरह है, जब तुम ऊपर जा रहे हो, फोर्स के अगेंस्ट जा रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, फोर्स के टुवर्ड्स जा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि एक एक करके अब तुम लोग बताओ। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन तो मैंने बता ही दिया। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं है। टॉर्क कैलकुलेट कर रहे थे, तो टॉर्क में तो हमें डायरेक्शन चाहिए था, तो उसका उसका तरीका मैंने बताया था कि डायरेक्शन ऐसे ही होगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल को अपनी डायरेक्शन के अलोंग अलाइन कर पाए। तो टॉर्क का केस तो ओवर हो गया। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी थी, इसमें दोनों चीजें हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम किसी भी आर्बिट्ररी पोजीशन पर डाइपोल के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। किसी भी जनरल एंगल पर डाइपोल के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आता है सॉरी पी ई कॉस थीटा। अब इस एक्सप्रेशन को देख करके मुझे बताओ कि किस पोजीशन पर डाइपोल के पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, किस पोजीशन पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, किस पोजीशन पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी होगी, बताओ। पहले मैक्सिमम बताओ। टॉर्क का तो याद है ना, अगर हम डाइपोल को यू जीरो पर रखते हैं तो टॉर्क जीरो, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर डाइपोल को अगर हम 180 पर रखते हैं, ठीक है, टॉर्क जीरो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और मैक्सिमम टॉर्क कब होता है? जब बिल्कुल परपेंडिकुलर, यहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम है, ठीक है, ये मैक्सिमम है। लेकिन टॉर्क की बात नहीं, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताओ। पोटेंशियल एनर्जी, ओके, गुड। सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी इस एक्सप्रेशन को देखकर बता सकते हो
वो 180 डिग्री पर होगी। जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल ऑपोजिट रखा गया, इस टाइम पे डाइपोल के पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, इससे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पोर्शन पर नहीं होगी। ठीक है, थीटा इक्वल्स 180 डिग्री, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। और मैक्सिमम है कितना? मैक्सिमम वैल्यू है कितनी पोटेंशियल एनर्जी की? वो है पी ई के इक्वल। इससे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी और कभी नहीं होगी। ऐसे भी पी कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पी होगी। ठीक है, मिनिमम वैल्यू कब होगी? पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम कब होगा? जब बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? माइनस पी के इक्वल। तो इसके बीच में किसी भी एंगल पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू प्लस पी से माइनस पी के बीच में ही होगी, डिपेंडिंग ऑन दी पोजीशन ऑफ डाइपोल। ठीक है, जीरो बिल्कुल 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टॉर्क तो वेक्टर क्वांटिटी थी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि वेक्टर है तो उसके मैग्नीट्यूड की बात करें, मैक्सिमम वैल्यू पी होती थी टॉर्क की 90 डिग्री पर, और मिनिमम जीरो होती थी, 0 और 180। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी से लेकर के प्लस पी के बीच में कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स पोजिशन। माइनस पी मिनिमम कब होगा? जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइंड है, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट है। ऐसे भी तुम्हें पता होना चाहिए कि जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट होता है। सेम डायरेक्शन क्या बोला मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं बोला, इतना ही बोला, तुम सुन लो ना फिर से। मैंने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी का ये एक्सप्रेशन आया है। अच्छा अच्छा, तुम ये कह रहे हो क्या कि मैंने इससे पहले बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी की जो ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज का जो एक्सप्रेशन है, ये बहुत सिग्निफिकेंट एक्सप्रेशन है। और इस एक्सप्रेशन को देख करके हम कंक्लूड करते हैं कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा और इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो ओवरऑल ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा, जिसका मतलब है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब होता है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है। कि किसी भी क्वांटिटी में चेंज अगर नेगेटिव है, इसका मतलब फाइनल क्वांटिटी इज लेस देन इनिशियल क्वांटिटी। ये तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब भी हम फोर्स की डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिक्रीज करेगी। और जब भी फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, तो ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव, ओवरऑल ये क्वांटिटी पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है, सेम डायरेक्शन में डिक्रीज करती है। और वही मैं इस एग्जाम्पल से समझा रहा था कि इस डाइपोल के पास यहाँ पे फोर्स नहीं है, टॉर्क है। तो टॉर्क तुम देख सकते हो कुछ इस तरह से है। तो जब हम टॉर्क की डायरेक्शन में जाएंगे ना, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, जो कि डिक्रीज करेगी। और टॉर्क के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, जो कि इंक्रीज कर रही है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज के एक्सप्रेशन से मैं ये समझा रहा था कि इन एंगल्स पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा कम इसी तरह से होनी चाहिए थी। और बाकी इंट्यूटिवली भी हमने गेस किया था। कहाँ चला गया मेरा मेन पेज जिसमें मैंने सारी वैल्यूज, वो खो गया क्या? अरे कहाँ है? हाँ, ये रहा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का ये फाइनल एक्सप्रेशन है। टॉर्क का एक्सप्रेशन पी साइन थीटा होता है। और पोटेंशियल एनर्जी का माइनस पी कॉस थीटा। ये माइनस इंपॉर्टेंट है, इसको भूल मत जाना। ठीक है, माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तुम उल्टा लिख दोगे एक्सप्रेशन। हाँ, अब इसके बाद फाइनल पॉइंट
कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम और ज़्यादा सिंपल बनाना चाहते हैं, और इस एक्सप्रेशन को जैसे ही देखते हैं तो हम और ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं, क्योंकि ये एक्सप्रेशन बिल्कुल फ़ैमिलियर है। ये एक्सप्रेशन एक पहले वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड टाइम्स कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम है। तो इस एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास एक अलग से नाम है, तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, क्या? माइनस पी डॉट टी। तो देख रहे हो किस तरह से बहुत सीक्वेंस में सारे रिजल्ट्स अपने आप ही ऑर्गेनाइज होते जा रहे हैं। टॉर्क पी क्रॉस ही है, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी डॉट। ये माइनस मत भूलना, ये फाइनल एक्सप्रेशन है पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है? याद रहेगा सबको? सबको याद रहेगा? ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं कि दो छोटे छोटे क्वेश्चंस ले लेते हैं इन्हीं दोनों से। और हाँ, तुमने बताया था उबैर, गुड। और कंक्लूड करते हैं, ठीक है? वो अब जो पोटेंशियल वाला पार्ट है कल ही स्टार्ट करते हैं तो वो सही रहेगा। वैसे तो आधा घंटा है हमारे पास, लेकिन आज तुम लोगों ने टेस्ट भी दिया है, तो थोड़ी रिलैक्सेशन, ठीक है। अच्छा ठीक है, अभी क्लास के बाद जो डाउट्स होंगे ना वो क्लास के जस्ट बाद पूछ लेना। अभी मुझे एक दो क्वेश्चंस पूछने दो। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है रॉड है, मास m l। तो अभी जो पहले दूसरे तीसरे FTs हैं, ऐसे तो तुम्हें फुल मार्क्स आने चाहिए, लेकिन अ, तुम्हारी नेसेंट स्टेज को देखते हुए अगर 10-20 मार्क्स तक कट जाते हैं तो कोई ज़्यादा बुरी बात नहीं है, लेकिन इसको तुम्हें मेकअप करना है। मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है? बाकी बायो में तो एक दो क्वेश्चन ही गलत होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी क्यों होने चाहिए, लेकिन ये सिली मिस्टेक्स हो ही सकते हैं, ठीक है? हम सब इंसान हैं, इसी वजह से तुम लोग स्कूल कोशिश करो कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक 650 से नीचे कभी जाए ही नहीं। और अभी क्योंकि बहुत इजी पेपर है, तो अगर 700 के आसपास आ रहे हो तो तुम आगे के पेपर्स में सिर्फ 650 प्लस अज्यूम कर सकते हो। पेपर तो बाद में भी तुम लोग अगर अच्छी पढ़ाई करते हो तो पेपर तुम्हारे लिए सारे क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर पाओगे। इम्पोर्टेंट है विद इन टाइम करना, तो अगर थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो जाता है तो हर क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है, तो फिर विद इन टाइम करना वो चैलेंजिंग होता है, उसमें स्कोर करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए अभी अगर 7 तक ला रहे हो तो 650 बाद में आएगा। इन्हीं पहले ये दो क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं, फिर तुम लोग जो भी क्वेश्चन है पूछना। एंड charges and opposite charges। लेकिन अगर जैसे देखो, अगर कम मार्क्स आ भी जाए पहले टेस्ट में तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये आकाश के टेस्ट इसीलिए तो है, ये मेन टेस्ट तो नहीं है इम्प्रूव करने के लिए। तो अपनी गलती को अच्छे से पहचानो, टेस्ट में तुमने क्या गलती की, क्यों गलती की है ना, किस टाइम, उस टाइम में तुम्हारा दिमाग कहाँ चल रहा था, तुम क्या सोच करके गलत कर रहे थे, वो आगे ना हो इसकी पूरी स्ट्रैटेजी बनाओ। हर टेस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आगे के एग्जाम में सेम गलती ना करो, ठीक है? तो तुम्हें क्वेश्चन में कहा गया हमारे पास एक रॉड है जैसा पहले होता था, और और उसके एंड पॉइंट्स पर हमने चार्ज लगा दिए। इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
at theta equals 0. Find its angular velocity at theta equals 0. क्वेश्चन में कहा गया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल को हमने अरे 0 क्यों लिखा है, ये 60 डिग्री है, सॉरी 60 डिग्री पर रख दिया गया ऐसे, तो ये डाइपोल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिलीज कर दिया गया। तो रिलीज करने के बाद अभी बताया ना, रिलीज करने के बाद जब ये 0 डिग्री पर आएगा उतनी देर में डाइपोल के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाए, कितनी वेलोसिटी आएगी कैलकुलेट करना है, ट्राई करो। हाँ कितना आया? तुम लोग को ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं अभी जो है क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कराता हूँ तुम लोगों को क्लास में? ऐसा फील होता है तुम लोगों को? सिर्फ क्वेश्चंस ही तो कर रहे इतने टाइम से हम लोग, नहीं लगता है? और क्वेश्चंस लेने चाहिए। अच्छा ओके, ठीक है। थीटा इक्वल 60 डिग्री पे डाइपोल रेस्ट में है, थीटा इक्वल 0 पर डाइपोल के पास कितनी एंगुलर वेलोसिटी है कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, पोजीशन वेलोसिटी का क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं। इनिशियल पोजीशन ये है, यहाँ पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इनिशियल से फाइनल के बीच में हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे सिस्टम के ऊपर फोर्सेस कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का फोर्स है, वो है इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि कंजर्वेटिव है। इसका मतलब है डाइपोल के ऊपर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे? एक तरीका है टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली और फाइनली इक्वेट कर दो। दूसरा तरीका है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कैसे भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ गेन इन काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी 0 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है वो लिखेंगे हाफ, बताते जाओ, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि पहले जितनी थी माइनस बाद में जितनी थी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हम ऐसे लिखेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी स्टार्टिंग इनिशियल पोटेंशियल U1 माइनस U2। लॉस ऐसे ही लिखते हैं, ये चेंज नहीं लिख रहा हूँ, लॉस लिख रहा हूँ। ठीक है, पहले तुम्हारे पास 100 रुपए था, बाद में तुम्हारे पास 20 रुपए बचा, कितना तुमने लूज किया, तो तुम 100 माइनस 20 करोगे ना, 20 माइनस 100 थोड़ी करोगे। तो ये वैल्यू हो गई U1 माइनस U2, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, तो स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी
पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है माइनस पी ई कॉस थीटा, तो कॉस 60, ठीक है। ये U1 है, ठीक है, माइनस, इसको इसको दूसरे ही पेज में करूं क्या, छोटा हो गया बहुत। ये है माइनस पीई कॉस 60, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, माइनस माइनस पीई, अरे ये क्या करूं माइनस पी कॉस 0, ठीक है। U2 की वैल्यू चेक करो, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ठीक लिखी है, ये सही है सबके लिए, ठीक है। तो इसको तुम लिखोगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स पीई कॉस 0 माइनस कॉस 60, 1 माइनस हाफ, ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें ओमेगा कैलकुलेट करना है, तो ओमेगा की वैल्यू आएगी अंडर रूट पीई अपॉन पीई अपॉन आई। अभी पी की वैल्यू भी गिवन नहीं है और पी की वैल्यू भी गिवन नहीं है और ई तो गिवन है, लेकिन आई की वैल्यू भी गिवन है। पी और आई की वैल्यू तुम्हें खुद से लिखनी पड़ेगी। तो डाइपोल के लिए डाइपोल मोमेंट कितना होगा वो बताना पड़ेगा क्या। पी की वैल्यू हम लिखेंगे, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्यू एल की इक्वल होगी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो ये सेंटर ऑफ मास के अराउंड रोटेट कर रहा है, तो क्योंकि ये रॉड ही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस passing through its center perpendicular to the rod, ये ml square by 12, ml square by 12, तो इनको सब्स्टिट्यूट करोगे और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का बिल्कुल सिमिलर दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूसरा क्वेश्चन, इसको मैं हटा देता हूँ पहले, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस बार तुम्हें बोला जा रहा है ना, हम रिलीज नहीं कर रहे हैं, इस बार तुम्हें बोला जा रहा है कि हमारे पास एक डाइपोल है, ठीक है, और वो 0 डिग्री पे ऑलरेडी रखा गया है, ठीक है। ये डाइपोल है, ये 0 डिग्री पर रखा गया है, ठीक है। ये डाइपोल है और इसको 0 डिग्री पर रखा गया है। अगर तुम 0 डिग्री पर रख करके डाइपोल को छोड़ देते हो तो ये हमेशा जिंदगी भर इनफाइनाइट टाइम के लिए ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इस पोजीशन पर इसके पास फोर्स तो 0 था ही, टॉर्क भी 0 है। क्वेश्चन में कहा गया है कि तुम्हें ना इसको रोटेट करके, ठीक है, रोटेट करके इसको टर्न करके 60 डिग्री तक पहुंचाना है, ये 120 डिग्री पर पहुंचाना है, ठीक है, रोटेट करके 120 डिग्री पर पहुंचाना है, ठीक है, सॉरी 60 डिग्री पर, चलो। तो यहाँ पे तुम डाइपोल के ऊपर फोर्स टॉर्क अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो डाइपोल के ऊपर अभी एक एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट कर रहा है, पहले ऐसा नहीं था, पहले हमने डाइपोल को छोड़ दिया था, तो डाइपोल के ऊपर सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स था। अभी हम खुद से होल्ड करके डाइपोल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, और फोर्स टॉर्क एक्सर्ट करके डाइपोल को 60 डिग्री तक पहुंचा देते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा करने में तुम्हें कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। डाइपोल को 0 डिग्री से 60 तक पहुंचाने में तुमने कितना वर्क किया, कैसे कैलकुलेट करेंगे। मेथड नंबर 1, वर्क पूछा गया है तो पहला मेथड तो यही होगा, फोर्स देखो, डिस्प्लेसमेंट देखो, यहाँ पे रोटेशन है तो टॉर्क देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखो। मेथड नंबर 2, वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। इनिशियल से फाइनल के बीच में हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इसमें हमें कैलकुलेट करना है, मतलब हमने जो फोर्स अप्लाई किया है इस डाइपोल को रोटेट करने में।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इनिशियल से फाइनल के बीच में वर्क एनर्जी हम अप्लाई करने जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, किसी भी सिस्टम के ऊपर जब वर्क एनर्जी हम अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं? इनिशियल फाइनल पोजीशन डिसाइड करते हैं, वो तो कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद क्या करते हैं? अरे बताओ जल्दी। उसके बाद देखते हैं कि सिस्टम के ऊपर फोर्सेस कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे एक फोर्स नहीं, दो टाइप का फोर्स है। एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो तो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसका वर्क डन तो हमें लिखना नहीं है। वर्क एनर्जी तो हमें याद है ना, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव अननोन फोर्स इक्वल्स चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पर दो टाइप के फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स वो तो कंजर्वेटिव है, लेकिन एक और फोर्स है, वो है एक्सटर्नल फोर्स। तो हम वर्क एनर्जी थोड़ा अप्लाई करके लिखेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम मतलब डाइपोल, यही लिखेंगे ना। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम से बिल्कुल अब दोस्ती कर लो, क्योंकि हर जगह वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई होने वाला है। और वैसे ही अप्लाई होने वाला है, बिल्कुल डिट्टो स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट वर्ड बाय वर्ड वैसे ही अप्लाई होने वाला है जैसे तुमने 11th में सीखा है। तो उसमें थोड़ा भी डिविएशन नहीं होना। अगर अच्छे से तुमने सीखा है तो उसका रिजल्ट तुम्हें यहाँ पे मिलेगा। लेकिन चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है, तुम देख सकते हो स्टार्टिंग में तो डाइपोल रेस्ट पर था ही, और रोटेट करके तुमने यहाँ पे तुम्हें कोई वेलोसिटी, तुम्हें बोला था कि 60 डिग्री तक पहुंचा दो। 60 डिग्री तक पहुंचाने का मतलब वहां पे कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं लानी है। तो काइनेटिक एनर्जी तो इनिशियली फाइनली जीरो ही है। तो वर्क चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, 60 डिग्री माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 डिग्री। और दोनों टाइम पे तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी पता है। 60 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखेंगे? माइनस पी, तुम लोग माइनस मत भूल जाओ हर बार, माइनस पी कॉस 60 डिग्री। ये 60 डिग्री की टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, इसीलिए ब्रैकेट यूज करोगे तुम लोग। और 0 डिग्री पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी, 0 डिग्री पर तुम लोग मान लेते हो कि जीरो है पोटेंशियल एनर्जी। अभी तो बताया जीरो पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस पी की, 0 90 डिग्री पर होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वैल्यू आ रही है माइनस पी अपॉन 2। सॉरी, पी अपॉन, तो तुम्हें इतना वर्क करना पड़ेगा। तुमने कितना वर्क किया? पी अपॉन 2 के इक्वल। इतना वर्क करोगे, इतना जूल्स अप्लाई करोगे डाइपोल के पास, तो फिर डाइपोल 60 डिग्री तक पहुंचेगा। इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अरे इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। हाँ जी। ओके, और फाइनल क्वेश्चन ये, अब तुम लोग खुद से ट्राई करना। बिल्कुल सेम रॉड है और एम एल लेंथ का रॉड है, क्यू चार्ज एंड पॉइंट्स पर लगा दिए गए हैं, और बोला गया है कि इस डाइपोल को ना बहुत ही स्मॉल एंगल से डिस्टर्ब करते हैं। मतलब पहले यहाँ पर था डाइपोल, और इसको बहुत स्मॉल एंगल से डिस्टर्ब करते हैं। स्मॉल एंगल का मतलब तुम्हें होपफुली पता है। स्मॉल एंगल है लेकिन थोड़ा लार्ज में ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि फिगर वरना अनक्लियर हो जाती है। स्मॉल एंगल से हम डाइपोल को रोटेट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में डाइपोल ऐसे था 0 डिग्री पर, थोड़ा सा इसको ना हम ऐसे डिस्टर्ब डिस्टर्ब करके रिलीज करते हैं। रिलीज करने के बाद ये डाइपोल ऑसिलेट करता है। तो सबसे पहला ऑब्वियस क्वेश्चन तो यही होना चाहिए था कि अगर ये डाइपोल ऑसिलेट कर रहा है तो इसका जो ऑसिलेशन है वो एंगुलर एसएचएम है या नहीं, और अगर एंगुलर एसएचएम है तो टाइम पीरियड कितना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहला स्टेप होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन पता करना, एसएचएम के पॉइंट्स जाकर के रिवाइज करना। सबसे पहला स्टेप होता था इक्विलिब्रियम डिसाइड करना। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम तो यहाँ पे ऑलरेडी डिसाइडेड है, निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। दूसरा स्टेप होता था कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से कोई भी आर्बिट्ररी थीटा एंगल तक बॉडी को डिस्प्लेस करो।
तो ये एंगुलर एसएचएम का जो बताया। और उसके बाद तुम्हें आर्बिट्ररी एंगल थीटा से डिस्प्लेस करने के बाद तुम्हें देखना था कि इस बॉडी के ऊपर नेट टॉर्क कितना एक्ट करता है। पहली कंडीशन चेक करनी थी क्या बॉडी के ऊपर नेट टॉर्क डिस्प्लेस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं। दूसरी कंडीशन चेक करनी होती थी कि बॉडी के ऊपर जो नेट टॉर्क एक्ट कर रहा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है या नहीं। डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट और डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल अगर टॉर्क होता था तो हम श्योर होकर के बोलते थे कि बॉडी एंगुलर एसएचएम करेगी और एंगुलर एसएचएम का टाइम पीरियड कितना होगा तो वो अल्फा इक्वल्स ओमेगा स्क्वायर थीटा से कैलकुलेट कर लेते थे। यही करते थे ना। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने हिंट दे दिया है, इसका कैलकुलेशन मैं शॉर्ट जल्दी लिख देता हूँ। हो सकता है बहुत लोगों को समझ में आ जाए, कुछ लोगों को अगर तुम लोग एसएचएम भूल गए हो तो एक बार में समझ में ना आए तो ये मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, इसको खुद से जा करके तुम ट्राई करोगे और फिर इससे कंपेयर करोगे। ठीक, ये इक्विलिब्रियम था, इक्विलिब्रियम से थीटा एंगल तक डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस करने के बाद हम चेक करने जा रहे हैं कि इसके ऊपर टॉर्क कितना एक्ट कर रहा है। तो टॉर्क एक्ट कर रहा है पी ई, कितना टॉर्क एक्ट कर रहा है सॉरी, पहले तो चेक करना है टॉर्क किधर एक्ट कर रहा है। तो हमने बॉडी को डिस्प्लेस किया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन टॉर्क तुम चेक कर सकते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट करेगा डाइपोल के ऊपर। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन टॉर्क का मैग्नीट्यूड। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना एक्ट करेगा, सॉरी, पीई साइन थीटा। ठीक है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन अगर अगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो हम लिख सकते हैं कि डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क एक्ट कर रहा है वो थीटा के ऑपोजिट है और थीटा के प्रोपोर्शनल भी है फॉर स्मॉल एंगल इफ थीटा इज स्मॉल। इसका मतलब है कि ये जो डाइपोल है वो एंगुलर एसएचएम करेगा अगर छोटे एंगल से तुम डिस्टर्ब कर रहे हो अपने डाइपोल को तो। ठीक है तो एंगुलर एसएचएम का के लिए टाइम पीरियड क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अल्फा कैलकुलेट करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू होगी आई अल्फा, ये लिखेंगे आई अल्फा इक्वल्स पी ई थीटा। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फा की वैल्यू आ रही है पी अपॉन आई टाइम्स थीटा। ठीक है, क्योंकि ये एसएचएम है और एंगुलर एसएचएम में अल्फा हमेशा ओमेगा स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है। तो ओमेगा की वैल्यू होगी पी अपॉन एम, पी अपॉन आई, और टाइम पीरियड की वैल्यू होगी 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पी ई। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसमें तुम पी ई आई की वैल्यू पुट कर दोगे तो टाइम पीरियड की वैल्यू गिवन क्वांटिटीज के टर्म्स में भी पता चल जाएंगी। अब इसमें छोटा छोटा वेरिएशन किया जाता है कि चार्ज सेम रहने देते हैं, रॉड को आधा कर देते हैं, तो टाइम पीरियड कितने फैक्टर से चेंज करेगा। तो रॉड की लेंथ अगर हाफ हो जाएगी तो इसमें से कौन कौन से टर्म्स चेंज होंगे, ई तो सेम रहेगा, लेकिन लेंथ हाफ करने से इन तीनों में से कौन कौन सा टर्म चेंज करेगा। डाइपोल मोमेंट चेंज करेगा है ना, कि वो तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लाइकवाइज मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी चेंज करेगा। तो कितना चेंज करेगा, कैसे चेंज करेगा। और अगर हाफ कर देते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मास भी चेंज करेगा। अगर एक रॉड बोला गया, बोला उसको बिल्कुल आधा करके आधे रॉड के लिए टाइम पीरियड बताओ कितना होगा, तो आधे रॉड का मास भी आधा होगा, लेंथ भी आधी होगी। ठीक है, तो उसी के हिसाब से तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और अब नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो कुछ क्वेश्चंस थे, अब वो सब तुम्हारे असाइनमेंट्स में आएंगे। क्लास ओवर करता हूँ। अच्छा, किसी को कुछ पूछना है। सर हाँ सर, वो जो मैंने आपको क्वेश्चन किया था सेंड, वो एंड पे 45th क्वेश्चन,
वही वाला ठीक है, प्लीज, वो ग्राफ कैसे आ रहा है? ठीक है, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। पहले तो तुम्हें ये रिंग वाला याद है ना अच्छे से? रिंग है, रिंग की एक्सिस पे हम निकालते थे हर एक एलिमेंट के लिए ऐड करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे। ये वैल्यू आती थी कि क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। ठीक है, इस बार हमें 2 पॉइंट चार्ज दिए गए, ठीक है, यहाँ पर, और दोनों सेम चार्ज है। किसी भी जनरल पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। किसी भी जनरल पॉइंट पर ये वाली डिस्टेंस बता दी गई है r है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी बताई गई है ये नहीं बताई गई, इसको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें r के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशनशिप बताना था। चलो इसको d मान लो या 2d मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो और दोनों का रिजल्टेंट ले लो। दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन जो है वो इस तरह से आएंगी, ठीक है। तो इसका जो एक कंपोनेंट वो ऐड होगा, दूसरा कंपोनेंट कैंसिल होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी एक की वजह से, बताओ? ये है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये होगा ना। अंडर रूट का स्क्वायर होकर के यही वैल्यू आएगी, और दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लिखेंगे ट्वाइस ई कॉस थीटा, ठीक है। और ये जो थीटा है वो थीटा हम इस, क्योंकि थीटा तो हमने एज्यूम किया है, थीटा बड़े ट्रायंगल से निकाल करके सब्स्टिट्यूट करेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो कुछ ऐसे आ रही है 2 k q आर, ये डिस्टेंस आर है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा, वो लिखेंगे आर ऊपर अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सॉरी, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। और ये अंडर रूट रहेगा तो यहाँ पे 3/2, ठीक, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैथमेटिकली तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होगी। अब इसकी वैल्यू कैसे, आर के साथ ये फंक्शन कैसे वेरी कर रहा है बताना है। तो मैथमेटिकली भी तुम चेक कर सकते हो, लेकिन ये जो फंक्शन है ना, ये वैसा ही फंक्शन है जैसा रिंग का फंक्शन आता था, ठीक है। रिंग के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल इसी फंक्शन से वेरी कर रही थी। वहां पे डी की जगह रेडियस आ रही थी, 2 नहीं आ रहा था, लेकिन ओवरऑल कांस्टेंट को भूल जाओ तो फंक्शन सिमिलर टाइप का है, तो ग्राफ भी वैसा ही आना चाहिए, ठीक, एक तरीका। और दूसरा, ये सब कैलकुलेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, इसको भूल जाओ बिल्कुल। ऐसे फोकस करो सिर्फ चार्जेस के ऊपर, और चार्जेस की वजह से फील करने की कोशिश करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। इतना तो पता है, यहाँ पर अगर चार्ज को रखेंगे तो इन दोनों की रिपल्शन की वजह से इधर, यहाँ पर रिपल्शन इधर, यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट करेगी। लेकिन मैग्नीट्यूड कैसे चेंज करेगा? तो अगर हम सेंटर पर है यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगी ना, और चलते चलते जब इंफिनिटी पे चले जाएंगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगी। इसका मतलब इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, फाइनाइट है, स्टार्टिंग में जीरो बाद में जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो ना हो, कुछ ऐसा ही होगा कि पहले जीरो से ऐसे बढ़ते हुए कुछ वैल्यू आई होगी, मैक्सिमम तक गई होगी, फिर ऐसे जीरो चली गई होगी, यही तो वेरिएशन होगा। ये तो ऐसे ही बता सकते थे, मतलब ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। कि जब भी ग्राफ हो ना, किसी भी फंक्शन का ग्राफ हो, किसी भी क्वांटिटी का ग्राफ दिया जाए, तो अगर तुम्हें उस क्वांटिटी की वैल्यू कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर पहले से पता है, जैसे यहाँ पे पता है, हमें जीरो पे पता है, इंफिनिटी पे पता है, तो ऐसा सिर्फ एक ही ग्राफ था, बाकी ग्राफ जो तुमने सेंड किया था वो कुछ ऐसा था, और शायद ऐसा था, पता नहीं, जैसा भी था, लेकिन इनिशियली और इंफिनिटी पे जीरो सिर्फ एक ही ग्राफ था, तो वही तुम्हारा आंसर होगा, क्योंकि आर इक्वल जीरो पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम श्योर है कि जीरो है, इंफिनिटी पर भी जीरो है। अच्छा, ये ग्राफ वाई एक्सिस की तरफ था, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी को आर कहा गया है, ठीक है। तो आर के अगेंस्ट ग्राफ कुछ ऐसा होगा।
और इसमें कोई डाउट है दूजा अब? नो सर, थैंक यू। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, चलो क्लास ओवर करें।